बहू, ओ बहू, जरा पानी तो लेकर आओ और बाहर आकर तो देखो जरा कौन आया है। तभी बहू झुंझलाकर अपने कमरे से बाहर निकली और मारे गुस्से से तमतमाई हुई हॉल में गई। जाकर देखा तो कोई 60 या 65 साल का बुजुर्ग अपने बेटे के साथ हॉल में ही सोफे पर बैठा था और कमला जी उन्हीं की बाजू वाली कुर्सी में बैठी हुई थी। बहू सोनम ने उन्हें देखा तो बनावटी हंसी हंसकर उन्हें नमस्कार कहा और उनके पैर छुए। सोनम के पैर छूने से कृष्ण कुमार जी भाव विभोर हो गए और उन्होंने सोनम की खूब तारीफ किए। उन्होंने कहा, अरे वाह भाभी जी, आपकी बहू तो हीरा है हीरा। कहाँ से चुनकर लाए हैं आप? आपकी बहू तो समझो कोहिनूर का हीरा ही है। इतने बड़े शहर में रहते हुए भी यह अपने संस्कार नहीं भूली है। कृष्ण कुमार जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सोनम तो मानो आसमान में ही उड़ने लगी थी। उसके तो पैर जमीन पर ही नहीं टिकते थे। अपनी तारीफ सुनकर वह एक तरफ खुश तो हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वह मन ही मन जल भून भी रही थी कि न जाने यह बुढ़िया किसे बुला लाई है। अब इस बुढ़े के साथ साथ इसके बेटे की भी खातिरदारी करनी पड़ेगी। तभी कमला जी ने कृष्ण कुमार जी से चाय के लिए पूछा तो उन्होंने थोड़ा ना नुकुर किया। फिर कमला जी के बार बार फोर्स करने पर वे चाय के लिए मान गए। सोनम ने बुझे मन से उनके लिए जैसे तैसे चाय बनाकर दिया। फिर थोड़ी देर बाद कमला जी ने उन्हें खाने के लिए पूछा। कृष्ण कुमार जी ने सोचा, गर्मी का दिन है, भरी दोपहरी है, हमारे कारण ये लोग नाहक ही परेशान होंगे, इसलिए बात को टालते हुए खाना के लिए मना कर दिए। लेकिन कमला जी जान रही थी कृष्ण कुमार जी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए वे बाहर का खाना नहीं खा पाते। और शुरू से ही कमला जी का व्यवहार इतना अच्छा था कि वे अपने दरवाजे पर आए किसी भी मेहमान को बिना खाना खिलाए नहीं जाने देती थी। इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने कृष्ण कुमार जी और उनके बेटे को भी खाना खाने के लिए उनके मना करने के बावजूद भी मना ही लिया, क्योंकि कमला जी जब से शादी होकर आई थी तब से उन्होंने देखा था कृष्ण कुमार जी और उनके पति राधे श्याम जी बचपन के जिगरी दोस्त थे। लेकिन राधे श्याम जी के गुजर जाने के बाद कृष्ण कुमार जी पहली बार ही कमला जी से मिलने आए थे, इसलिए कमला जी को उनके प्रति और भी अपनापन लग रहा था। इसलिए वे कृष्ण कुमार जी को खाना खाने के लिए मना ही ली। अब सोनम को लगा इनके सामने तो मम्मी जी वहाँ से उठने से रही और न ही मैं इन्हें खाना बनाने का हुक्म ही दे सकती हूँ। अब खाना तो उसको ही बनाना पड़ेगा। तभी उसने तिकड़म लगाया। उसने कहा, मम्मी जी जरा सुनिए तो। तभी कमला जी उठकर अंदर गई तो सोनम ने कहा, क्या मम्मी जी, किस किस को घर पर बुलाती रहती हो? और जब वे लोग चाय के लिए मना किए तब भी आपने जिद किया, तो चलो ठीक है, लेकिन अब खाना, ये आपकी क्या नौटंकी है मम्मी जी? इतनी भरी दोपहरी में मुझसे खाना तो नहीं बनाया जाएगा। अच्छा खासा तो वे लोग मना कर रहे थे ना। फिर आप कहाँ की महारानी हैं जो दोनों हाथों से लुटाने में लगी है? न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। ऐसे आप किसी को भी अपना रिश्तेदार बना लेती है और आप उनसे खाना खाने की जिद ही करती रहती है। देखिए, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा और मुझे बच्चों के स्कूल भी जाना है, इसलिए मैं तो चली स्कूल। अब आप ही देख लीजिए क्या बनाना है और क्या खिलाना है। और हाँ, एक बात और, अपने बेटे के महीने के राशन का बजट को देखकर ही खाना बनाइएगा। ज़्यादा राजा हरिश्चंद्र बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। कहकर वह जल्दी जल्दी तैयार हुई और चली गई बाहर। कमला जी ने हंसकर कृष्ण कुमार जी से कहा, भाई साहब, आप लोग थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बहू को बच्चों के स्कूल जाना था, इसलिए उसे जाना पड़ा, वरना वह पूरा खाना बनाकर जाती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी से आप लोगों के लिए खाना तैयार कर देती हूँ।
और उनके चेहरे पर परेशानी की रेखाएं साफ साफ नजर आ रही थी। कृष्ण कुमार जी उनके चेहरे को देखते ही सारा माजरा समझ गए थे, इसलिए उन्होंने बार बार मना किया, लेकिन कमला जी ने वह बात याद दिला दी। जब उनके पति थे तब तो वे कभी भी किसी बात को नहीं टालते थे, लेकिन आज ऐसे क्यों टाल रहे हो? और एकदम से मायूस हो गई और उन्होंने उन्हें एसिडिटी वाली बात भी याद दिलाई। इसलिए बाहर का खाना तो आप खा ही नहीं सकते, फिर क्यों मना कर रहे हो? तब मजबूरन कृष्ण कुमार जी को हाँ करना पड़ा। वैसे तो वे उसी उद्देश्य से वहाँ गए थे कि उन्हें घर का खाना मिले, लेकिन बहू के हाव भाव को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका वहाँ जाना बहू को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वे भले ही तकलीफ उठा लेंगे, लेकिन कमला जी को परेशानी न हो, इस उद्देश्य से वे उन्हें खाना बनाने के लिए मना कर रहे थे। लेकिन कमला जी ठहरी, उदार दिल, दयालु और मिलनसार महिला। उन्हें किसी का भी दुख देखा नहीं जाता। वह किसी के थोड़े से दुख में भी भावुक हो जाती थी, इसलिए वे हमेशा सभी की मदद करती रहती थी, जिसे उनकी बहू ढोंग और आडंबर समझती थी। कमला जी ने कृष्ण कुमार जी और उनके बेटे अयान को आराम करने के लिए कहकर खुद किचन में जाकर उनके लिए भोजन बनाने की तैयारी में जुट गई। कृष्ण कुमार जी भी कमला जी की परेशानी को अच्छी तरह से समझ रहे थे, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा उनका बेटा 2 दिनों की सफर की थकान के कारण जैसे ही बिस्तर पर लेटा उसे नींद ही आ गई, लेकिन कृष्ण कुमार जी की नींद कोसों दूर थी। वे कमला जी की मदद करना चाहते थे, लेकिन कमला जी अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। कहीं बहू या बेटे ने उनकी मदद करते हुए देख लिया तो कहीं गलत ना समझ बैठे। बस इसी डर से वे चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा था अपने बेटे को उनके पास मदद के लिए भेजने की, लेकिन वह तो अधिक थकान के कारण तुरंत ही सो गया। अब कृष्ण कुमार जी स्वयं को लाचार महसूस कर रहे थे और अपनी पत्नी ममता को याद करने लगे, जो अभी कुछ महीने पहले ही उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में विलीन हो गई थी। काश अभी ममता साथ में होती तो कमला भाभी जी की मदद कर पाती। आज मैं ममता के बिना कितना लाचार महसूस कर रहा हूँ। फिर उन्हें लगा या फिर उनका प्रिय दोस्त राधे श्याम ही रहते तो भी दोनों दोस्त मिलकर कमला भाभी की मदद कर पाते, लेकिन बेचारी गर्मी के मौसम में वह भी भरी दोपहरी में हमारे लिए भोजन तैयार करने में जुटी हुई है। ये भी कोई उम्र है भला काम करने की? और वे खो गए अपने बचपन की यादों में। किस तरह वे दोनों दोस्त एक दूसरे के बिना न ही खाना खाते थे न ही पढ़ाई करते थे। जब भी खाना खाते दोनों अपनी अपनी थाली एक जगह लेकर आते और दोनों मिल बांटकर खाते थे। पढ़ाई भी दोनों एक ही जगह करते थे, लेकिन उसके आगे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब नौकरी करने की बारी आई तो राधे श्याम को सरकारी नौकरी लग गई और मैंने प्राइवेट स्कूल में ही नौकरी की। फिर धीरे धीरे खुद का स्कूल खोल लिया और आज एक स्कूल के साथ साथ 5 स्कूल हो गए हैं। लेकिन वाह रे लालच, इंसान की लालसा कभी पूरी नहीं होती। कृष्ण कुमार जी यही सब सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। फिर उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी तो उन्होंने जल्दी से अपने स्कार्फ से अपने आंसू पोंछे। देखा तो कमला जी की बहू सोनम अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ गई थी। उन्होंने बहू से कुछ भी नहीं कहा और वे फिर से अपनी पुरानी यादों में खो गए। उन्हें याद आ रहा था जब राधे श्याम की शादी हुई तब कृष्ण कुमार जी की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिली थी और राधे श्याम जी को सरकारी नौकरी मिलने के कारण उनकी शादी कमला जी से हो गई थी। तब कृष्ण कुमार जी को अपने दोस्त राधे श्याम से कहकर जो कुछ भी खाने का मन होता वह बनवा लेते। कभी राधे श्याम जी अपने से नहीं कहते तो कृष्ण कुमार जी ही
कमला जी के पास जाकर कह देते, कम्मो भाभी, भाई साहब ने जो भी अपना मनपसंद डिश होता वह बनाने बोले हैं, कहकर आ जाते। कमला जी ठहरी सीधी सादी, वह भी समझ जाती थी कि यह उनकी शरारत है, फिर भी उन्हें दूसरों को खिलाने पिलाने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए बिना ना नुकुर के खुशी खुशी उनके लिए बना दिया करती थी। कमला जी जब भी वह डिश बना देती तो सभी लोग बड़े मज़े से हंस हंस कर गप्पे लड़ाते हुए खाते। फिर बाद में कमला जी को बताते कि उन लोगों ने तो कमला जी को झूठ बोला था, लेकिन कमला जी सहज भाव से कह देती, अरे कोई बात नहीं भाई साहब, मुझे तो ऐसे खिलाने पिलाने में बड़ा आनंद आता है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। और उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वहीं दूसरी ओर कमला जी भी खाना बनाते हुए अपने अतीत की यादों में खोई खाना बना रही थी कि कृष्ण कुमार भाई साहब का प्यार कितना निश्चल था मेरे पति के साथ। दोनों दोस्त सगे भाई से भी बढ़कर थे। उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसा वैसा गंदा मजाक नहीं किया, बल्कि मुझे तो उन्होंने शुरू से ही अपनी माँ का दर्जा दिया था। पहले हम सब एक दूसरे से बेझिझक होकर अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बातें किया करते थे, लेकिन आज परिस्थिति कितनी अलग हो गई है। आज बहू के सामने मैं भाई साहब के साथ खुलकर बातें भी नहीं कर पा रही हूँ, जबकि इतने दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है। जिस प्रकार मेरे पास ढेर सारी बातें हैं उन्हें बताने के लिए, उसी प्रकार उनके पास भी तो ढेर सारी बातें होंगी मुझे बताने के लिए। तभी बहू ने आकर कहा, मम्मी जी खाना बन गया क्या? तभी कमला जी अपने अतीत की यादों से बाहर आई और हड़बड़ा कर बोली, हाँ हाँ बहू, लगभग बन ही गया है। उसने सारे बर्तन खोलकर देखा कि कमला जी ने क्या क्या बनाया है। उसने देखा दाल चावल सब्जी पूड़ी और खीर बन गई है, और देखा खीर में काजू किशमिश बादाम और मेवे डले हैं, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई और उसी समय उन पर भड़कती हुई बोली, क्यों मम्मी जी, पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या, जो इतने सारे मेवे डाल दिए खीर में? और पूड़ी बनाने की क्या जरूरत थी? पूड़ी की जगह रोटी नहीं बना सकती थी क्या? ऐसे मेहमान बुलाते रहोगी और एक से बढ़कर एक पकवान बना बनाकर खिलाती रहोगी, तब तो आपका बेटा कंगाल ही हो जाएगा। क्या कभी अपने बेटे के बारे में सोचा भी है कि वे दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था हो पाती है? कमला जी ने बहू से उस समय कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वे उस समय बात का बतंकड़ बनाना जरूरी नहीं समझी। उन्होंने कृष्ण कुमार जी और उनके बेटे को खाना दिया और बर्तन साफ करने लगी, लेकिन हमेशा हंसमुख रहने वाली कमला जी का मुरझाया सा चेहरा देखकर कृष्ण कुमार जी समझ गए थे कि बहू से उनकी कुछ कहा सुनी हो गई है। इसलिए उनके खाना खा लेने के बाद उन्होंने अपने बेटे को उनके पास बर्तन धोने के लिए भेज दिया। कमला जी बार बार मना करती रह गई, लेकिन उसने कहा कि जब से उसकी माँ की मृत्यु हुई है, तब से वह रोज ही अपने घर पर बर्तन धोता है, इसलिए वह आज भी कमला जी की मदद कर देगा तो क्या हो जाएगा। उसी समय बहू ने अपने माथे पर कपड़ा बांध लिया और कराहते हुए कहा, मम्मी जी, मेरा तो सिर फटा जा रहा है, थोड़ा पानी लाकर देंगी क्या आप? ताकि उन्हें लगे कि बहू की तबीयत खराब है, इसलिए वह अपनी सास की मदद नहीं कर पा रही है। कृष्ण कुमार जी ने कमला जी को आते ही बताया था कि उन्हें 3 दिनों तक उसी शहर में रुकना होगा, लेकिन जब से वे दोनों बाप बेटा खाना खाकर गए, दोबारा नहीं आए। कमला जी ने शाम को फोन लगाया तो कृष्ण कुमार जी ने कह दिया, भाभी जी शायद हमें देर हो जाएगी, आप लोग सो जाइएगा, अगर कल रुकना हुआ तो हम लोग आ जाएंगे। लेकिन जब दूसरे दिन भी नहीं आए, तब कमला जी ने फिर से उन्हें फ़ोन लगाया तो बहू ने सुन लिया। फिर क्या था, अब तो बहू आग बबूला हो गई। उस समय कमला जी और कृष्ण कुमार जी का फ़ोन चालू ही था, कटा नहीं था। बहू कमला जी पर भड़कते हुए बोली, क्यों बुढ़िया, कल से देख रही हूँ तेरे कुछ ज़्यादा ही पर निकल आए हैं। काम कमाई तो एक आने भर की नहीं है
और खर्च देख लो 12 आने की। आखिर कौन लगते हैं वे लोग जो सुबह शाम फोन करके उन्हें बुलाती रहती हो? जब उनका मन नहीं है आने का तो फिर क्यों बार बार मुसीबत मोल लेना चाहती हो? उन्हें यहाँ बुलाकर बहू के मुंह से अपने लिए ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर तो कमला जी को मानो साफ ही सूंघ गया। वे उसके आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। अब तो कमला जी मन ही मन सोचने लगी कि वे ऐसा क्या करे जो उन्हें अपने बेटे बहू पर आश्रित न रहना पड़े। एक दिन कमला जी सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। वहीं पर उन्हें उनकी एक बहुत पुरानी दोस्त विमला जी मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और वे एक दूसरे से लिपट लिपट कर खूब रोई। ये आंसू उनके खुशी के आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे का हाल समाचार पूछा। तभी कमला जी का मुरझाया सा चेहरा देखकर विमला जी बोली, क्या बात है कमला, तू तो पहले कितनी चहकती फुदकती मस्त मौला रहती थी, लेकिन अब क्या हो गया जो तेरा चेहरा उतरा हुआ है? विमला जी के ऐसे अपनेपन भरे शब्द सुनकर कमला जी के सब्र का बांध टूट पड़ा और वह उनके सामने बिलख बिलख कर रो पड़ी और वह सारी बातें बता दिया जैसा व्यवहार उनकी बहू उनके साथ किया करती है। और बेटा भी शादी के पहले जो श्रवण कुमार की तरह हमारी सेवा किया करता था, लेकिन बहू के आते ही वह भी बदल गया है। विमला जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कमला जी की मदद कैसे करें। फिर कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा एक दुकान में लॉटरी की टिकट बिक रही थी। उन्होंने कमला जी से कहा, कमला, ये देख रही हो यहाँ लॉटरी की टिकट खरीदने के लिए कितनी भीड़ जमा है, क्यों न तुम भी अपनी किस्मत आजमा कर देख लो। लॉटरी की बात सुनकर कमला जी 2 कदम पीछे हट गई और बोली, अरे विमला, तू ये क्या बोल रही है? मैं और लॉटरी की टिकट खरीदूंगी? तू ऐसा कैसे कह सकती है विमला? तभी विमला जी ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, देख कमला, तू इत्मीनान से सोच, मरता क्या न करता। तुझे अपना आत्मसम्मान प्यारा है या गुलामी? माना कि ये लॉटरी वॉटरी हम जैसे शरीफ लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या तू रोज रोज के ताने और जिल्लत भरी जिंदगी जीना पसंद करेगी या कुछ करके आत्मसम्मान के साथ? अरे मैं मानती हूँ ये जरूरी भी नहीं है कि तेरी लॉटरी ही लग जाए, लेकिन किस्मत आजमाने में क्या जाता है? तेरे किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, वरना 100 रुपए की ही बात तो है, सपना समझकर भूल जाना। कमला जी ने थोड़ी देर सोच विचार किया और वहां जाकर एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया और उस टिकट को अपनी सहेली विमला को ही संभाल कर रखने के लिए कहकर उसे ही दे दिया और अपने घर चली गई। कमला जी ने जैसे ही घर के दरवाजे में पैर रखा, बहू का पारा तो 7वें आसमान पर था। वह चीखती हुई बोली, क्यों रे बुढ़िया, इतनी देर कहाँ लगा दी सब्जी लाने में? और जब देखा सब्जी तो कम है और पैसे अधिक खर्च हो गए हैं तो उसने सारी सब्जियों के दाम पूछे। कमला जी ने सब्जी वाले से ही सब्जी के दाम लिखवा लिए थे, क्योंकि उन्हें अब उम्र के साथ साथ भूलने की बीमारी भी होने लगी थी। इसलिए उन्होंने बहू को बिल पकड़ा दिया। बहू ने देखा बिल में से 100 रुपये कम हैं तो वह आग बबूला हो गई और कमला जी से कहा, क्यों बुढ़िया, 100 रुपये कम कैसे हैं? क्या किया तूने 100 रुपये के? जो बहू पहले उसी सास को मम्मी जी कहते नहीं थकती थी, अब तू तड़ाक और बुढ़िया कहने में तनिक भी संकोच नहीं करती थी, क्योंकि उनके बेटे ने अपने पिता के पेंशन वाले खाते को अपने बैंक खाते से जोड़ लिया था। इसलिए अब कमला जी के सुख दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। कमला जी ने जब 100 रुपये का हिसाब अपनी बहू को नहीं बताया तो वह तो आग बबूला हो गई और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। चटोरी कहीं की बुढ़िया, 100 रुपये का ऐसा क्या खा गई? तेरा पेट है या कुआं? क्या तुझे घर में खाना खाने को नहीं मिलता जो बाहर में पैसे उड़ा कर आई है? और भी बहुत सारे बातें कह डाली जो कमला जी के बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन कमला जी अपनी सफाई में बहू से कुछ भी नहीं कह पाई।
अब तो बहू को बहाना मिल गया था कमला जी से छुटकारा पाने का, इसलिए उसने उन्हें उसी समय घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कमला जी बहू के आगे रोती गिड़गिड़ाती रही कि बहू, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। बहू, मुझ बुढ़िया पर रहम करो। बहू, अब से तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। चाहो तो तुम मुझे 2 दिनों तक भूखी रख लेना, लेकिन मुझे घर से बाहर मत निकालो बहू। लेकिन सोनम का दिल नहीं पसीजा, वह उनके लिए दरवाजा नहीं खोली। उस समय कमला जी का बेटा घर पर नहीं था, इसलिए सोनम को सुनहरा मौका मिल गया था कमला जी को घर से बाहर निकालने का। अब कमला जी हताश और परेशान होकर धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चली जा रही थी कि भूख और प्यास के कारण उन्हें चक्कर आ गया और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी कृष्ण कुमार जी अपने बेटे के साथ कार से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कोई बुढ़िया सड़क के किनारे बेहोश पड़ी है, तो वे अपनी कार को साइड में खड़ी किए और उसके पास जाकर देखा तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा, अरे यह तो उनकी भाभी कमला जी ही हैं। उन्होंने आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और उनके होश में आने के बाद अपने घर ले गए। अपने घर ले जाकर उन दोनों बाप बेटे ने उनकी खूब सेवा की और पूछा कि उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तब कमला जी ने सारी बातें कृष्ण कुमार जी और अयान को बता दिया। कृष्ण कुमार जी को मालूम था कि कमला जी सिलाई बुनाई का काम अच्छी तरह से जानती है। उन्होंने कमला जी से कहा, क्यों ना आप अपने बेटे बहू को भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करें। और एक ऐसे शख्स जिसका नाम गोवर्धन था, उसका बहुत बड़ा फैशन डिजाइनिंग का शोरूम था, उससे उन्हें मिलवाया, जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सिखाता था। उसमें बतौर टीचर के रूप में कमला जी को रखा गया। कमला जी एक से बढ़कर एक कपड़े बनाने के आइडिया देती रही और उसके शोरूम की तरक्की दिन दुनी रात चौगुनी होने लगी। तभी इत्तेफाक से विमला जी भी उसी शोरूम में आई हुई थी जहां कमला जी बतौर मैनेजर के पद पर थी। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। तभी विमला जी ने बताया कि उनकी लॉटरी लग गई है और उन्हें पूरे 25 लाख रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, इसलिए उसे वहां जाना होगा। इसलिए कमला जी विमला जी के साथ वहां गई जहां उन्हें पैसे मिलने वाले थे और वास्तव में उन्हें पूरे 25 लाख रुपए मिले। अब कमला जी ने कृष्ण कुमार जी को बताया कि उनको 25 लाख की लॉटरी मिली है, तो क्यों ना वह अपना खुद का कोई छोटा मोटा शोरूम खोल ले। कृष्ण कुमार जी ने भी उनका भरपूर साथ दिया और एक दिन कमला जी ने उसी शहर में एक प्लॉट खरीदकर एक छोटा सा शोरूम खोल लिया, जिसमें एक से बढ़कर एक डिजाइनर कपड़े रखे, जिनकी कीमत बहुत ही कम रखा, जिसके कारण बहुत सारे ग्राहक उन्हीं के शोरूम से कपड़े खरीदने लगे। सस्ते के चक्कर में एक दिन सोनम भी उस शोरूम में अपने पति के साथ कपड़े खरीदने गई हुई थी। उसने बहुत सारे कपड़े खरीदे और जिस भी वर्कर से पूछती कि ये कपड़े कहाँ से मंगवाते हो, तो सभी कहते कि ये ड्रेस हम कहीं से मंगवाते नहीं, बल्कि हमारे शोरूम की मालकिन है, वही डिज़ाइन करती है। और इतने सारे वर्कर उनके अंडर में काम करते हैं कि कोई कितने भी कपड़ों का ऑर्डर देता है और जब कहो तब मिल जाता है। अब तो उस शोरूम की मालकिन की इतनी तारीफ सुनकर सोनम के मन में लगा, क्यों ना एक बार उनसे मिला जाए और उनसे अपने लिए काम के बारे में पूछा जाए, क्योंकि उसके पति की उतनी कमाई नहीं होती थी कि उसके सारे शौक पूरे हो सकते थे, क्योंकि वह कमला जी के घर से निकलते ही बहुत खर्चीली हो गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह अब उस घर की मालकिन है, वह जो चाहे कर सकती है। लेकिन यह नहीं जानती थी कि भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। अब उसे दाल आटा का भाव मालूम हो रहा था। जब बच्चे बड़े हो रहे थे और उनके भी खर्चे बढ़ रहे थे, वह जैसे ही उस शोरूम की मालकिन से मिलने उनके केबिन में गई, वह मालकिन की कुर्सी पर कमला जी को देखकर हक्की बक्की रह गई।
उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उस समय कमला जी किसी को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए डिस्कस कर रही थी, जिसका खर्च लगभग 1.25 करोड़ था। 1.25 करोड़ की पार्टी का नाम सुनकर तो मानो सोनम का माथा चकराने लगा था। वह पार्टी किसी और के लिए नहीं, बल्कि उन अनाथ बच्चों के लिए था जिन्होंने खेल जगत में, पढ़ाई के क्षेत्र में, कंपटीशन एग्जाम में प्रथम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया था। सोनम वहाँ खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसने सोचा, ये बुढ़िया जब उन अनाथ बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है, तो हम तो फिर भी इसके अपने हैं। अगर मैं नकली ही सही रो रो कर माफ़ी मांगूंगी तो 1-2 करोड़ तो हमें दे ही देगी। बस इसी लालच के कारण वह उस आदमी के जाने का इंतजार करने लगी जो कमला जी के साथ इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहा था। वह आदमी जैसे ही गया, सोनम मौका पाकर रोती हुई अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी और बोली, मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन आप तो अन्नपूर्णा हैं। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है मम्मी जी। माँ के पैरों में ही जन्नत है। प्लीज़ अब आप हमारे साथ हमारे घर पर चलकर रहिए। कमला जी ने कहा, ठीक है बहू, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वे अपनी बहू के साथ उनके घर चली गई। सोनम खुश थी कि मम्मी जी अब हमारे साथ रहेंगी तो उतना बड़ा शोरूम भी हमारा हो जाएगा, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि मम्मी जी इतनी आसानी से हमारे साथ कैसे आ गई। कमला जी जैसे ही अपने घर गई, उनके बेटे बहू दोनों ने उनके पैर धुलाए, आरती उतारी, चंदन और चावल का टीका लगाया, फिर अंदर गृह प्रवेश करवाया। कमला जी अपने बेटे बहू के मंसूबे को अच्छी तरह से समझ रही थी। बहू सोनम दौड़ दौड़ कर कमला जी के लिए चाय पानी भोजन की व्यवस्था में जुट गई। कमला जी अब रोज ही अपनी कार से शोरूम जाती और शाम को कार से घर आती। सोनम को लगता कि मम्मी जी रोज के पैसे सोनम को लाकर देगी, लेकिन कमला जी यह कहकर टाल देती कि रोज बिक्री होता है तो रोज नया सामान भी तो लाना होता है, और मेरे बाद यह सब तुम्हारा ही तो है। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन कमला जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी के पेंशन के पैसे आते हैं कि नहीं? इस महीने के पैसे निकाल कर मुझे दे देना, शोरूम में कुछ सामान खरीद कर डालना है। कमला जी का इतना कहना था कि बेटे बहू दोनों कमला जी पर भड़क गए। बुढ़िया एक तो शोरूम का 1 रुपए भी हमें नहीं देती, ऊपर से पिताजी के पैसे जो हमें मिलते थे उन्हें भी मांग रही है, और रोज रोज इसे इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना बना कर खिलाया, वो अलग। तभी कमला जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बेटा अब आई ना सच्चाई जुबान पर। यही सच्चाई सुनने के लिए तो मैं यहाँ आई थी। मुझे मालूम था तुम कितने लालची हो। तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से प्यार करते हो, यह बात मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम थी, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से यह सच्चाई उगलवाना चाहती थी, इसलिए सही समय का इंतजार कर रही थी। और तुमने क्या सोचा है? ये घर तुम्हारा है? जमीन के पेपर देख लो, ये घर मेरे नाम पर है। तुम्हारे पापा ने यह घर मेरे नाम पर लिया था। तेरे पापा दूरदर्शी थे, उन्हें मालूम था उनके नहीं रहने पर उनकी औलाद क्या गुल खिला सकती है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। और आज सच्चाई सामने है, और अगर आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो उन्हें कितना दुख होता। और बहू, तुम कृष्ण कुमार भाई साहब के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही थी ना, वो मेरे पति के बचपन के दोस्त हैं। वो मुझे माँ का दर्जा देते हैं, और तुम गंदे नीयत वाले गंदा ही सोचोगे, कभी अच्छा नहीं सोच सकते। और अभी भी अपने स्वार्थ साधने के लिए ही तुम लोगों ने मुझे अपने पास बुलाया था, और तुम लोग मुझे क्या मेरे घर से निकालोगे? अब मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकालती हूँ, कहकर उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। कमला जी के बेटे बहू उनके पैर पकड़कर रो रो कर माफ़ी मांगते रहे, लेकिन आज कमला जी पत्थर दिल बन गई थी।
उन्होंने अपने बेटे बहू को जेल भेज दिया और अपने पोते पोती को अपने साथ ही रखकर उनकी अच्छी तरह से परवरिश की और उन्हें हमेशा अनाथ आश्रम ले जाती थी। वहाँ ले जाकर उन्हें परिवार का, माँ बाप का अहमियत समझाती थी। और एक दिन उनके पोते पोती भी कमला जी की तरह ही अच्छे इंसान बने और अपने माँ बाप को भी इंसानियत का पाठ पढ़ाया। कमला जी ने अपनी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने पोते पोती के नाम किया तो वहीं आधा हिस्सा अनाथ आश्रम के लिए दान कर दिया। उनसे प्रभावित होकर कृष्ण कुमार जी ने भी अनाथ आश्रम के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का ऐलान कर दिया और मुफ्त में शिक्षा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में कमला जी का कौन सा साहसिक कार्य आपके दिल को छू गया और कृष्ण कुमार जी का कौन सा साहसिक कार्य आपके दिल को छू गया? क्योंकि दोनों ने ही समाज सेवा का कार्य निष्काम भाव से किया है। और आज के ज़माने में ऐसा होता है या नहीं? ऐसे लोग क्या आपके पास पड़ोस में कोई हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ऐसे लोग आज भी इस दुनिया में होते हैं। आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और आप इस कहानी को कौन से राज्य, कौन से शहर और कौन से देश से देख रहे हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो सके। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।